नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब यूएस ईरान की डील साइन होते ही बौखला गया इजराइल? आखिर कैसे ट्रंप की बात ना मानते हुए नेतन्याहू ने लेबनान पे फिर कर दिया हमला और इजराइल के इस कदम से अधर में अटक के रह गई यूएस ईरान की डील। दोस्तों, कल तक जिस डील ने पूरी दुनिया के राहत की सांस ली थी, वो इजराइल की एक हरकत से फिर से छिन गई है। कल तक जिस डील को लेकर ट्रंप अपनी जीत का ढिंडोरा पीट रहे थे, वो खुशियां ट्रंप ने उनके खास दोस्त नेतन्याहू ने एक पल में छीन ली है, जब उन्होंने रातों रात लेबनान पे एक के बाद एक हमला बोल दिया। खबर है कि दक्षिणी लेबनान के नबातीह जिले में इजरायली हवाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी में करीब 16 लोगों को मौत उनकी हो गई है और कई अन्य घायल भी हो गए हैं, लापता भी हो गए हैं। नेतन्याहू की इस हरकत का असर ये हुआ है कि यूएस ईरान डील वो खटक गई है। 19 जून को होने वाली स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता से ईरान ने कदम पीछे खींच लिए हैं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड का दौरा कैंसिल कर दिया है। तो कैसे नेतन्याहू ने लेबनान पे हमला करके अमेरिका से दुश्मनी मोल ली है और अब ईरान यूएस के बीच होने वाली पीस डील का क्या होगा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला बोला था और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया था, तब किसी ने नहीं सोचा था वहीं अमेरिका 4 महीने के बाद उसी ईरान के साथ उसकी सभी शर्तों को मानते हुए समझौता कर लेगा। लेकिन गुरुवार को पश्चिम एशिया में महीनों से जारी भीषण तनाव और सैन्य टकराव के बीच एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता हाथ लगी, जब पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दोनों देशों के बीच जारी दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पे डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करके इसको आधिकारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया। वहीं फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान वर्साई पैलेस में आयोजित एक कार्यक्रम में इस शांति समझौते को अंतिम रूप दिया गया, जब ट्रंप ने डिजिटल के साथ साथ समझौते के ज्ञापन पे भी साइन किया। लेकिन इसी बीच इजराइल अलग थलग महसूस कर रहा था। पीस डील में जिस तरीके से इजराइल के हाथ बांध दिए गए थे, उससे नेतन्याहू खुश नजर नहीं आ रहे थे। वहीं ट्रंप भी बार बार नेतन्याहू को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। G7 के दौरान ईरान के साथ डील साइन करने के बाद जब ट्रंप ने इसका ऐलान किया, तो अपने संबोधन में ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए साफ कहा था कि हम बड़े साझेदार हैं और वो बहुत छोटे साझेदार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि मैं नेतन्याहू से कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा नरम रवैया अपनाना चाहिए। हर बार जब हिजबुल्लाह का कोई व्यक्ति किसी इमारत में घुस जाए तो पूरी इमारत गिरने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह के मामले में वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें अपनी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब 2 ड्रोन रेगिस्तान में मार दिए गए और उन्होंने कोई नुकसान भी ना हो उनसे, तब बेरूत में इमारतें गिराने जैसी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती। We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. So he came to the country and he begged Barack Hussein Obama, the president, not to do the JCPOA. अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप नेतन्याहू को हमला ना करने की सलाह दे रहे थे, वहीं बड़े होने के नाते इजराइल को बता रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू ने इजराइल की एक ना सुनी। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नबातीह जिले में इजरायली हवाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं, लापता हो गए हैं। एजेंसी ने रात भर चली इस बमबारी को इलाके पे हुए सबसे भीषण इजरायली हमले में से एक बताया है, जिसमें आधी रात के बाद कई घरों को निशाना बनाया गया। एनएनए ने बताया है कि नबातीह शहर के साथ साथ कफर, जॉर्ज और आसपास के कई कस्बों, जिसमें कफर, रीमन और जेबदीन शामिल हैं, इन इलाकों में इजरायली तोपखाने से गोलीबारी की जानकारी मिली। इसके बाद हवाई हमलों की कई लहरों ने कफर, तिब्नित और रेहान हाइट्स को भी निशाना बनाया है, जबकि नबातीह और हारोफ ने करीब 8 लोग उसमें मारे गए हैं।
हैं। अब देखिए, लेबनान पे इजराइल के फिर से हमले की वजह से यूएस ईरान पीस डील खटाई में पड़ गई है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस फिलहाल स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं और ईरान के साथ प्रस्तावित तकनीकी वार्ताओं को योजना अभी अंतिम रूप नहीं ले सकी। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि उपराष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आगामी तकनीकी बातचीत की योजनाएं अभी अंतिम नहीं है। फिलहाल उपराष्ट्रपति आज रात स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड बातचीत शुक्रवार को तय थी। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा स्थगित होने से पहले ईरान भी स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता से पीछे हट चुका था। ईरानी समाचार एजेंसी फ्रांस और अल मयादीन की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही पूरी 60 दिवसीय वार्ता प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल के बीच हुए समझौते ज्ञापन की पहली शर्त का उल्लंघन किया गया है। तेहरान का कहना है कि समझौते पे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होने के 24 घंटे के भीतर ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखी, जो समझौते की भावना और शर्तों के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी वार्ता प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड रवाना होने की तैयारी कर चुका था और पहले दौर की बातचीत शुरू होने वाली थी, लेकिन लेबनान में इजरायली हमलों के चलते तेहरान ने अंतिम समय में पूरी यात्रा और वार्ता प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला किया। पीस डील घोषित होने के बाद से ही इजराइल तरह तरह की हरकतें कर रहा है। वो इस डील को हर हालत में रोकना चाहता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उसे फटकार चुके हैं। ईरान ने स्पष्ट भी किया है कि वो समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को एक तरफा तरीके से पूरा नहीं करेगा। तेहरान का कहना है कि जब तक उसे ये भरोसा नहीं हो जाता कि इजराइल ने लेबनान में अपने हमले की पूरी रोक दिया है और अमेरिका ने समझौते की पहली शर्त का व्यवहारिक रूप से पालन शुरू से किया है, तब तक वार्ता शुरू नहीं होगी। वहीं लेबनान पे हुए हमलों और पीस डील में आई अड़चन के बाद और अमेरिका की नाफरमानी करने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को बेहद कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। वेंस ने इजराइल को कड़े शब्दों में कहा कि आप सिर्फ 90 लाख की आबादी वाला देश हो। आप अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान केवल हत्याएं करके नहीं निकाल सकते। आपको इस शांति प्रक्रिया का सम्मान करना होगा जो अंततः आपके लिए अच्छी है। वेंस ने इजराइल को याद दिलाया कि दुनिया में इस समय डोनाल्ड ट्रंप की उनके एकमात्र शक्तिशाली हमदर्द बचे हैं और इजराइल की रक्षा करने वाले 2/3 हथियार अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से बनते हैं। वेंस ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमलों में मारे जा रहे नागरिकों पे भी नाराजगी जताई और कहा कि बेरूत में ऐसे हमले अब स्वीकार नहीं हैं। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. निष्कर्ष के तौर पे कहें तो अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता फिलहाल मुश्किल में फंस गई है। जो समझौते ने पूरे मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद जगी थी, उस पे अब सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान का कहना है जब तक लेबनान पे इजराइल के हमले पूरी तरह नहीं रुकते, तब तक वो अमेरिका के साथ आगे की बातचीत नहीं करेगा। अमेरिका भी समझौते को बचाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल से संयम बरतने की अपील कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब इस पूरे मामले की चाबी लेबनान की स्थिति में छिपी हुई है, अगर वहां तनाव कम होता है और इजराइल अपने हमले रोकता है तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये शांति समझौता शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और पूरी दुनिया की नजर इस बात पे है कि आने वाले दिनों में शांति की कोशिशें फिलहाल सफल होती हैं या नहीं। नए संघर्ष की ये शुरुआत हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।